नमस्कार. आज आपण आपल्या नवीन शोमध्ये आलेलो आहे. एक्सक्लुसिव्ह शो ज्यामध्ये एक प्रो कबड्डीचे लिजेंडरी म्हणता येईल प्रो कबड्डीचे तसेच आपल्या भारतामधील एक एक्सपिरियन्स कोच म्हणता येईल ज्यांचे आपण आपल्या शोमध्ये आज स्वागत करतोय. तो नमस्कार सर, थैंक यू। आपने जो हमारे शो में आ गए और हमें और आपका जो टाइम दे दिया तो उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ. तो मैं फर्स्ट शो के बारे में चालू चालू करने से पहले मैं आपको आपके एक जो हमारा पूरा आपका पुराना एक्सपीरियंस है उसके साथ में चालू करना चाहता हूँ. तो 1988 का जो एशियन चैम्पियनशिप था, तो आप उसके कुछ हमें थोड़े बहुत मेमोरी शेयर कीजिए तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा. यस यस यस। देखिए 1988 में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी इंडिया के अंदर जयपुर में, वो उसमें दूसरे कंट्री का इतना ज़्यादा योगदान नहीं था, सिर्फ बांग्लादेश, कोरिया, जापान और इंडिया और शायद एक नेपाल, ये 5 कंट्री थे। और क्योंकि जो ये अब कंट्री खेल रहे हैं यूरोप में या केनिया, साउथ अफ्रीका में, एशिया में ईरान को, ये कई टीमें खेल रही हैं जो ऊपर आई है, चाइना ताइपे वगैरह, ये अब बाद की प्रोडक्ट है। तो उस टाइम पे मिट्टी पे खेल है। जो एशियन चैम्पियनशिप जयपुर में हुआ वो मिट्टी पे था, और मिट्टी पे दूसरे कंट्रीज ने उसको लाइक नहीं किया, और वेट कैटेगरी भी नहीं था, क्योंकि दूसरे कंट्री वेट थोड़ा सा रूल रेगुलेशन, नया जो इंटरनेशनल लेवल का रूल रेगुलेशन था वो उस एशियन चैम्पियनशिप में वही था जो AKFI का था। उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और आज देख भी रहेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। और मैं उसमें कोच था और इंडिया ने उसमें जो है ना गोल्ड मेडल लिया था। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा, उस टाइम पे सर जो कबड्डी खिलाड़ी थे उनका वेट मेरे ख्याल से 100-120 केजीज के था, और आज जो कबड्डी में चेंजेस आए, आपको 85 वेट का जो लिमिटेशन दिया है, उस लिमिटेशन की वजह से कुछ जो कबड्डी में चेंजेस आए उस पे आपका क्या कहना है? यस, देखिए 80 भी आया था एक बार, इसी उसमें जो है ना 88 के बाद 80 का भी आया। एक साल है वो 80 केजी भी चला, 1-1.5 साल, लेकिन 80 केजी में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी तो 85 किया गया। और वो दूसरे कंट्रीज़ का रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई सजेशन थे कि खासकर जापान और कोरिया कि दे वांट रिड्यूस ऑफ वेट, कि कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर लेवल पे अलग अलग। जैसे सीनियर पे 85 केजी फिक्स कर दिया, तो ऐसे ही जूनियर लेवल पे, ऐसे ही सब जूनियर लेवल पे, तो वो ज़रूरी भी था। AKFI में तो था लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं था, वो हो गया। और तो उसके कारण फिर परफॉर्मेंस बढ़ती गई सभी की, दूसरे कंट्रीज़ की भी, और AKFI ने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया। जनार्दन सिंह गहलोत जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और सभी स्टेट्स में, खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना कबड्डी का प्रचलन था क्लब लेवल पे, और फिर बाद में हरियाणा में, यूपी, वेस्टर्न में, पंजाब में, सब जगह हो गया। आपने ऐसे कहा कि अभी हरियाणा में जो कबड्डी का जो चल रहा है, जो हरियाणा में आपके टाइम पे जो कबड्डी थी और अभी जो कबड्डी चल रहा है, आपको एक लॉन्ग बैक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आपको क्या लगता है कि जो अभी कबड्डी में चेंजेस आए हरियाणा में, जो अभी उस टाइम की कबड्डी थी और अभी की कबड्डी है, जो 3rd रेड आया है, 32nd रेड आया है, उससे गेम फास्ट हो गए, और उस आपके टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी तो गेम स्लो था, तो उस टाइम का डिफरेंस कबड्डी का और अभी का डिफरेंस, इसमें आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस आता है? देखिए उस टाइम पे जो कबड्डी मिट्टी पे होती थी, तो और आज जो मैट पे हो रही है, मैट पे तो बहुत फास्ट है, और इसमें जो है ना स्पीड, एंडोरेंस सारा साल जो है ना एज इट इज कंटिन्यू जो रहता है, वही बच्चा जो है ना, वही खिलाड़ी ज़्यादा देर तक टिक पाएगा, क्योंकि सारा साल उसमें मिट्टी वाले में तो थोड़ा सा अंतर था कि हम मिट्टी पे ही प्रैक्टिस करते थे, मिट्टी वाली ही एक्सरसाइज करते थे, ज़्यादातर जो है ना फिटनेस सेंटर नहीं थे। आज के दिन जब से PKL प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है, उसके बाद तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो एक ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी को जो इक्विपमेंट्स की या
स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से हमारे को मुहैया कई बार, तो वो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब आपने पूछा कि हरियाणा के अंदर खासकर, हरियाणा में पहले इतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ हरियाणा और पंजाब के अंदर सर्कल कबड्डी का ज़्यादा ज़्यादा प्रचार था। लेकिन जब एशियन गेम में ये कबड्डी चली गई, एशियन गेम में जाने के बाद गोल्ड मेडल आ गया, तो वहाँ इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसेंटिव देने शुरू कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव देने कर दिए। तो हरियाणा में जो एक रिवार्ड था नेशनल का इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, आज भी ज़्यादा है, पहले भी था। उसके कारण जैसे अब आज के दिन एशियन गेम्स के 3 करोड़ रुपए हैं, तो इंसेंटिव अच्छा होगा तो खिलाड़ी वहाँ जाएगा, और वहाँ पर नर्सरी लेवल का भी जो कि ग्रास रूट से खिलाड़ी तैयार होते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और उसके कारण हरियाणा स्पोर्ट्स ऊपर आया है, नॉट ओनली कबड्डी, दूसरे गेम्स में भी। और स्टार स्पोर्ट्स ने, मिसाल स्पोर्ट्स ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये तो एक हरियाणा के अंदर, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के अंदर घर घर में कबड्डी खेली जाती है आज के दिन। एक एक गांव के अंदर 3-3, 4-4 जगह कबड्डी खेली जाती है, और उसमें जो ग्रास रूट से जो पीटीज होते हैं गांव में, पुराने खिलाड़ी होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है आगे लाने के लिए। हमने कई बार देखा है कि आपके टीम में जो है हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर से ज़्यादा आप यंग टैलेंट को जो प्रोत्साहन देते हैं, वही हरियाणा में देखा है कि आपकी जो कोकर एकेडमी है, वैसे उसमें उस टाइम पे आप हरियाणा में जब नए यंग प्लेयर्स को जो ट्रेनिंग देते हो, उस टाइम आप कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो? उनके स्किल, मैच प्रैक्टिस, फिटनेस, ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पे यंग टैलेंट का जो आप बड़े होने से पहले जो एक बेसिक बेस उनका अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे आप कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो? यस, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, खासकर हमारी एकेडमी में स्विमिंग पूल भी है, जिम वगैरह तो है ही, लेकिन हम स्विमिंग पूल में जो छोटे बच्चे आते हैं उनको वहाँ जो है ना एक रिक्रेशनल में भी और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जो कि कबड्डी की स्किल्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए, खेल स्विमिंग में बच्चा बोर नहीं होता, तो उसमें हम तैयारी करवाते हैं उसकी, स्विमिंग के अंदर भी, और बाहर हमारे पास मिट्टी के ग्राउंड भी है, और इंडोर में भी हमारे पास 4 मैट है, तो हम मिट्टी पे भी प्रैक्टिस करते हैं, स्किल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, और फिटनेस का जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती हैं, क्योंकि हमारा फिटनेस सेंटर भी बहुत बढ़िया है। क्यों, ज़्यादातर जो है ना हम स्किल इवनिंग में करते हैं, और मॉर्निंग में फिटनेस डेली 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे हम फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब बच्चा फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देगा तो वो फिट हो जाएगा, और क्योंकि मैट पे कबड्डी आने से जो है ना फिट होना बहुत ज़रूरी है, वो तभी स्किल ज़्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। हम दोनों पे प्रैक्टिस करवाते हैं, मैट पे भी, मिट्टी पे भी। जो मान लो हमने मिट्टी पे जो स्किल कराई, वो हम इवनिंग में वही स्किल मैट पे कराते हैं, तो रेपिटेशन हो जाता है, और उसका जो है ना फिर बोरिंग नहीं होता। मैं आपका जो करियर का एक्सपीरियंस था, आपने 30-31 साल जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, उसमें आपका जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो जूनियर की टीम है वो हमेशा नेशनल्स में विनिंग पोजीशन में रहती है। आपका जो उन प्लेयर्स के लिए जो कोचिंग था, आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऐसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि वहाँ पे जाने के लिए जो अपकमिंग जनरेशन के लिए क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहते हैं, वहाँ पे कौन सी चीज़ें फैसिलिटीज़ रहती है, फोकस कौन सा रहता है, इन चीज़ों के थोड़ा बारे में हमें जानना था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं ये मानता हूँ कि उसका इंडिया के स्पोर्ट्स में नॉट ओनली कबड्डी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल प्रो कबड्डी लीग ही में ही देख लो कि मैक्सिमम खिलाड़ी, मोर देन 70%, 70-80% खिलाड़ी जो है ना, ये साई के सेंटरों से निकल के आते हैं। चाहे कोई भी सेंटर लगा लो इंडिया के अंदर, तो वहाँ क्योंकि फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा है, आज के दिन तो इतनी ज़्यादा हैं कि आप हम कोई समझ भी नहीं सकता कि
सब कुछ है। जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो फैसिलिटीज चाहिए, इधर जो है ना फिटनेस सेंटर हैं, या फिजियो का ज़रूरत है, या साइंटिफिक स्पोर्ट्स की दूसरी ज़रूरत है, वो सारी अवेलेबल हैं। और उसका एक कारण है कि गवर्नमेंट अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और उसका कारण रहा कि भाई अब सभी गेम्स में जो है ना अच्छा एशियन गेम में परफॉर्म हुआ। जहाँ तक एडमिशन वगैरह का क्राइटेरिया का है, 12 साल से खिलाड़ी को ग्रास रूट से लाते हैं, और वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ है और डे बोर्डिंग फैसिलिटीज़ भी है। तो हॉस्टल में जब बच्चा रहेगा दोनों टाइम, तीन बार भी प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ 12 साल से जब आएगा तो 5, 6, 7, 8 साल जो लगते हैं एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल तक का बनने के लिए, 8 या 10 साल लग जाते हैं। तो वहाँ से खिलाड़ी निकलता है। वहाँ अच्छे कोचिज हैं, अच्छा स्टाफ है, तो वहाँ से प्रमोशन तो नेचुरली है कि जब कबड्डी पहले गांधीनगर में था, सिर्फ गांधीनगर और चेन्नई में, और एक कर्नाटका बेंगलोर के अंदर, महाराष्ट्र में बाद में हुआ बाला, वहाँ एक अपना है वो कांडेवली में। तो जब गांधीनगर में था तो वहाँ प्रसाद राव जी थे हमारे, जो इसके टेक्निकल डायरेक्टर हैं, ये वहाँ कोच थे। वहाँ से शुरुआत हुई थी असलियत में तो चेन्नई, और वहाँ से फिर हमारा सोनीपत में भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर बन गया। तो वहाँ हमने मान लो एक बार 80 खिलाड़ियों का भर्ती किया, 40 हॉस्टल में, 40 डे बोर्डर। वो सारे के सारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे निकल गए, सब अच्छी जॉब लग गई। जैसे नॉर्दर्न रेलवेज में, सभी रेलवेज में, सर्विसेज में, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, ONGC, भारत पेट्रोलियम वगैरह, इसमें सब जगह जो है ना खिलाड़ी निकलने लगे। तो कबड्डी का नेचुरली बढ़ावा हो गया। तो ये साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपने पूछा, तो वहाँ हम उनको जो है ना अच्छी तरह से तराशते हैं ग्रास रूट से लेके। और फिर एक स्कीम ऐसी भी है कि जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, वो बेशक एज बार हो गए, मान ले 25 साल से ऊपर हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि वो भी 30 साल तक या 32 साल तक हम उनको हॉस्टल में फैसिलिटीज़ देते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ साई की पॉलिसी है, और उनको तराशते हैं वहाँ पर। और मतलब वो ऑलरेडी इंटरनेशनल होते हैं, लेकिन उनका आगे कंपटीशंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपने जो साई का एक्सपीरियंस बताया, आपके करियर हिस्ट्री में आपने केनिया की टीम को भी कोचिंग किया है, आपने कई बार ईरान से भी आपने किया है। तो वहाँ का जो कल्चर है और हमारे इंडिया का कल्चर है, तो अभी आप जो एशियन गेम्स में देखोगे ईरान का जो बेटर परफॉर्मेंस है, तो उससे आपका क्या कहना है कि वहाँ का कल्चर अभी कैसे डेवलप हो रहा है? ये आपने एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है, इंडिया जैसी फैसिलिटीज़ कहीं भी नहीं है। मैं तो 10-15 जगह जैसे गया हूँ, तो इंडिया जैसी फैसिलिटीज़ कहीं भी नहीं है, ये सच्चाई है। ईरान थोड़ा सा एक अंतर है, ईरान और जैसे चाइना ताइपे अभी एशियन गेम में आपने देखा होगा, उनमें और हमारे में थोड़ा सा एक ये अंतर है कि डेडिकेशन का अंतर है, डिसिप्लिन का अंतर है। हमें और ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, देश के प्रति जो है ना नेशनलिज्म लाना पड़ेगा। उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म बहुत तगड़ा है। और रिवार्ड्स जहाँ तक है, रिवार्ड इंडिया के जो रिवार्ड हैं, जो है क्या बोलते हैं उसको, मनी है जो देते हैं जीतने के बाद, प्राइज मनी, वो वर्ल्ड में मेरे आइडिया में तो कहीं भी नहीं। और ईरान और कीनिया तो एक बहुत पुअर कंट्री है। वहाँ तो मैं गया था कि अब मैंने ही उनको पता नहीं क्या क्या अपनी पॉकेट से उनको दिया, कुछ किट भी दी, कुछ वैसा भी किया, कुछ किया। लेकिन वो जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप में 2016 में, जो टीम आई 2 महीने में वहाँ भी रहा, उस टाइम पे बहुत अच्छी पिकअप किया उन्होंने, लेकिन बाद में इतना पिकअप नहीं कर पाए। वो लैक ऑफ कोचिंग, लैक ऑफ फैसिलिटीज़। बाकी अब यूरोप में भी हो रहा है, अफ्रीका में सारे के हैं, एशिया में भी काफ़ी हो गया। अब चाइना ताइपे जैसी टीम जो है ना, आज वर्ल्ड में गर्ल्स में तो नंबर 1 ही लगा लो आप, 1, 2 में लगा लो, 1, 2, 3
क्योंकि ईरान, इंडिया, चाइना, ताइपे और थाईलैंड ये वगैरह ये टीमें हैं, 4-5 टीमें, कोरिया अच्छी टीम है, बाकी और भी काफ़ी खेलने लग गए अब तो कबड्डी। तो मेरा एक सवाल है कि आपने जैसे बोला कि अभी ईरान का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगे जाके कहीं अगले नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि कहीं ईरान इंडिया से बेहतर हो जाए? देखो ये अगर मेहनत करेंगे तो हो भी सकता है, लेकिन हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं तो आपके माध्यम से एक अपील कर सकता हूँ कि सिर्फ ये प्लेटफॉर्म है PKL प्रो कबड्डी लीग, नेशनल चैम्पियनशिप भी बस ऐसा जो है ना शेड्यूल्ड नहीं है, और जूनियर, सब जूनियर, इनका मिनी, इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। जब तक ग्रास रूट से खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे, सब जूनियर खिलाड़ी होगा, अंडर 20 जो खिलाड़ी हैं, जब उनके नेशनल कैंप्स, नेशनल फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलेंगी, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उनकी कंपटीशन नहीं होंगे, तो वो उनको तो आगे नहीं आएंगे वो, क्योंकि कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं लगेगा, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे, तो आप अपने आप को कैसे जज करेंगे कि मैं कहाँ स्टे करता हूँ। ये एक है कि कम से कम अंडर 18, अब खेलो इंडिया की गवर्नमेंट की स्कीम बहुत तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी, मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा तगड़ी स्कीम है। और खेलो इंडिया के जो साई के सेंटर हैं वहाँ होता भी है भी अच्छा, और बहुत तगड़ा फैसिलिटी है, 10,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन वो सब का योगदान रहना चाहिए उसमें, क्योंकि जब तक फेडरेशन AKFI का रोल है ये, जब तक AKFI 16 साल के बच्चों की, 14 साल के बच्चों की जब कंपटीशन नहीं कराएंगे, तो फिर वो तो जो है ना दूसरे कंट्री ऊपर अपने आप आएंगे। तो वो इंडिया को इसमें ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर ही मेरा सवाल है सर कि अभी का जो सीनियर नेशनल्स के जो प्लेयर है, वो नेशनल गेम्स के अलावा प्रो कबड्डी को ज़्यादा कहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, नेशनल चैम्पियनशिप तो एक अलग ही चीज़ है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप सबसे बड़ा कंपटीशन है हिंदुस्तान का, और फिर उसमें ही सिलेक्शन होता है इंडिया टीम का। उसको भी प्रेफरेंस देते हैं जो जितने प्रो कबड्डी में अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, 100-150 खिलाड़ी जो भी हैं, वो नेशनल को साइड में नहीं रह सकते, क्योंकि तो वहाँ खेल के ही प्रो कबड्डी में आया जाएगा। दूसरे जैसे NYPs वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा आने लग गए प्रो कबड्डी में, और वो आगे भी निकलने लग गए। उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल भी देखा, पिछले सीजन 9 में भी, 8 में भी, और 9, अब 10 में देखना, अब 10 में अब भी देख रहे हो जितने मैच हुए हैं, तो यंग प्लेयर्स दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो PKL एक प्लेटफॉर्म बड़ा है, इसलिए थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। वहाँ सर्टेनिटी नहीं है, इसीलिए उसमें की तरफ जो रुझान कम है कि उसमें खिलाड़ी की सर्टेनिटी नहीं है वेदर आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट। ये एक हमारी स्टेट एसोसिएशंस का, एक KFI का, ये चाहे ड्रॉबैक लगा लो या कुछ भी लगा लो। कुछ खिलाड़ी रह जाते हैं, अच्छे खिलाड़ी भी रह जाते हैं, वो प्रो कबड्डी उनका प्लेटफार्म है, वो आ सकते हैं। कोचेज और फ्रेंचाइजीज उनको चुन के लाते हैं अच्छे खिलाड़ियों को, और वो यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो इसी के ऊपर यस, वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस नाउ। तो इसी सीज़न हमने देखा कि आपने जो अभी NYP खिलाड़ियों को बात किया, तो लास्ट सीज़न और इस सीज़न में आपने जो एक्सपीरियंस डिफर के डिफेंडर्स, रेडर्स के अलावा आपने जो NYP प्लेयर्स को ज़्यादा प्रमोट किया है, तो आपका एक फ्यूचर प्लान कह सकते हैं, या उन प्लेयर्स का जो प्रमोट करने के लिए आपने जो प्लान किया है, उसके बारे में आप कैसा, क्योंकि NYP प्लेयर्स अगर टीम में रहेंगे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि क्रूशियल मैच सिचुएशन में उनका जो पेशेंस रहता है, उनका जो मैच सिचुएशन हैंडल करने का जो तकनीक रहता है, वो कई बार थोड़ा टीम को उसका तोटा हो जा सकता है। तो इसके बारे में आप क्या क्या कह रहे हैं? देखिए, हमने जो है ना, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 ये PKL प्रो कबड्डी लीग के मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें विशाल भारद्वाज है, नवीन है, सुनील है,
और 3 तो आशु है, मीतू शर्मा है, कुछ लड़के हैं, 5-6 लड़के। लेकिन हमारे जो नए लड़के हमने चूज किए हैं अब की बार NYPs, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो दिल्ली दबंग के लिए मैं सोचता हूँ, हमने 2-2 साल के लिए उनका NYPs का है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी इसी लीग में देख रहेंगे आप कि उनको फर्स्ट 7 में जगह मिल रही है और दे आर परफॉर्मिंग देयर वेल। लेकिन एक जहाँ आपने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म पे ज्यों ज्यों नेक्स्ट मैचेज होंगे तो वो और ज़्यादा उनका जो है ना एक्सपीरियंस होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, और आगे आने कई सालों के लिए वो टीम तैयार हो जाएगी। क्योंकि नए लड़कों में थोड़ी जिज्ञासा ज़्यादा होती है, ये एक ख़ास बात है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। और मैंने तो कई बार मैं वो याद है 1 करोड़ प्राइज़ का टूर्नामेंट हुआ था सोनीपत के अंदर हरियाणा में 2017 के अंदर। उसमें सभी NYP मतलब यंग थे, जब NYP तो नहीं था, यंग लड़के थे। ये आपका नवीन, सारे की सारे, विकास कंडोला, नवीन, रोहित गुलिया वगैरह, ये 10-12 लड़के जो थे। सीनियर सिर्फ 2 थे, सुरेंद्र नाडा और अनूप, हरियाणा की टीम के अंदर। और उन्होंने जब वो 17-18 साल के, 16 साल के थे, तो उन्होंने, यंग का मेरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने सभी टीमों को हराया और 1 करोड़ का प्राइज़ ले लिया। सभी जो बेस्ट टीमें थी, जिसमें राकेश भी खेल रहा था, मंजीत भी था, और रेलवे वगैरह में, सर्विसेज में और अच्छे खिलाड़ी थे। एयर इंडिया की बहुत अच्छी टीम थी जिसमें राहुल चौधरी, अजय ठाकुर वगैरह थे। लेकिन हमारे लड़कों ने जो है ना, यंग ब्लड में अगर थोड़ा सा सीनियर का मोटिवेशन हो जाता है ना, तो मेरे ख्याल में तो वो जो है ना अच्छा करते हैं। तो अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे। तो अभी आपके टीम में कई सीनियर प्लेयर है, कई NYP प्लेयर है, तो ड्यूरिंग कोचिंग आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप कोचिंग के टाइम NYP प्लेयर्स को, जो जूनियर्स प्लेयर्स है, वो सीनियर्स प्लेयर को कोचिंग के टाइम आप जो सलाह देते हैं, स्ट्रेटजी देते हैं, तो उस टाइम आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? देखिए, जो जूनियर प्लेयर है, जूनियर प्लेयर तो उनका जो है ना मनाही तो है ही नहीं। वो तो ऑलवेज सर वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, और हम जो है ना ऐसे ही सीनियर का है, तो वो जो भी बताते हैं वो पक्का वही करते हैं। छोटी मोटी गलती एक आधी हो जाती है। और अब मेरे साथ तो जो है ना, जो ये अपना जोगिंदर सिंह नरवाल है, वो अच्छा खिलाड़ी रहा है और करंट में पिछला सीजन खेला है। तो वो लड़कों के बारे में भी आपस में भी सब जो है ना बढ़िया तरीके से, और बेस्ट डिफेंडर है। तो डिफेंस हमने एक सेट करना है। रेडर हमारे पास वर्ल्ड क्लास हैं, इसमें दो राय है नहीं। क्योंकि नवीन को मैं मानता हूँ नंबर 2-3 में रेडर है हमारा, और वो और दूसरे भी आशु मलिक है। और यंग प्लेयर में अभी हमने अपने पत्ता खोला नहीं है। अभी जो यंग प्लेयर में हमारे रेडर आएंगे आगे, जैसे जैसे आगे लीग जाएगी, तो अब देखना कि वो लड़के भी जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। So this is from today. So sir, thank you so much for giving us most of insights and sharing your experience. So आज आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.